साथियों, प्रारंभ में वैदिक समाज के संचालन हेतु मानवीय, सामाजिक, वैज्ञानिक एवं तार्किक पहलुओं के आधार पर प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था लागू की गई थी, जो धीरे धीरे जाति व्यवस्था में बदल गई थी। यह बदलाव 3 चरणों में संपन्न हुआ है। प्रारंभ काल के वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से मनुष्य के गुणों के आधार पर स्थापित की गई थी। यह पहला चरण था जिसमें मनु एवं सप्तऋषि नामक मंडल, पद या कमेटी द्वारा वर्ण का निर्धारण होता था। मनुष्य के गुण दोष के आधार पर मनु नामक पद वाला व्यक्ति क्षत्रिय वैश्य वर्णों का चुनाव करता था तथा सप्तऋषि मंडल 7 ऋषियों का समूह ब्राह्मण वर्ण का चुनाव करता था। वैदिक काल के शेष जो व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य वर्ण में नहीं चुने जा सकते थे, उनका शूद्र वर्ण निर्धारित किया जाता था। वर्ण के इस चुनाव का निर्धारण की अवधि 4 वर्ष होती थी और प्रत्येक चौथे वर्ष हेतु अधिकारियों का नया दल या नया मंडल नए चुनाव करने के लिए नियुक्त होता था, जिसकी पद संख्या संस्था व कमेटी मनु एवं सप्तऋषि होती थी। इस प्रक्रिया से यह होता था कि जो व्यक्ति पिछली बार केवल शूद्र होने के योग बच जाते थे, वे गुण दोष के आधार पर क्षत्रिय या ब्राह्मण या वैश्य वर्ण के चुने जा सकते थे। इस प्रकार व्यक्ति का वर्ण गुण दोष के आधार पर बदलता रहता था। कालांतर में जब समाज की अवस्थाओं के अनुसार यह वर्ण निर्धारण की पद्धति उचित एवं उपयोगी नहीं पाई गई, तो निर्धारण का दूसरा चरण आया, जिससे गुरुकुल पद्धति के नाम से जाना जाता था। इस पद्धति के अनुसार बच्चे को 12 साल तक गुरुकुल विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। यहाँ शिक्षा प्राप्ति की इस 12 वर्ष की अवधि में बच्चे के व्यक्तित्व के आधार पर उसके गुण दोषों का विकास होता था। इसके पश्चात गुरु द्वारा स्वतंत्र एवं तटस्थ रूप से बच्चे के गुण दोषों को देखकर उपनयन समारोह के रूप में उस बच्चे का वर्ण जीवन भर तक के लिए निर्धारित किया जाता था। निसंदेह यह पद्धति भी निष्पक्ष, स्वतंत्र, वैज्ञानिक एवं गुण दोष के सिद्धांतों पर आधारित थी, जो बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। यह वर्ण निर्धारण की पद्धति मनुष्य के जीवन भर तक के लिए होती थी और मनुष्य की संतान का वर्ण निर्धारण पुनः इसी पद्धति द्वारा होता था। इस प्रकार यह वर्ण निर्धारण वंशानुगत नहीं था। इसलिए कालांतर में सुविधा संपन्न समाज या क्षत्रिय एवं ब्राह्मण वर्ण इस पद्धति से अप्रसन्न हुए एवं असंतुष्ट रहने लगा। इस पद्धति के अनुसार यह पूर्ण संभावना बनी रहती थी कि ब्राह्मण वर्ण या क्षत्रिय वर्ण की संतान वैश्य या शूद्र वर्ण में जा सकती थी। इसलिए इस पद्धति को बदलने हेतु सुविधा संपन्न बुद्धिजीवी शासक वर्गों में धीरे धीरे कूट रचना चलती रही और अंत में तीसरे चरण के वर्ण निर्धारण के बदलाव की परिस्थिति पैदा कर दी गई, जिसके अनुसार ब्राह्मण वर्ण एवं क्षत्रिय वर्ण ने मिलकर वर्ण निर्धारण की पद्धति में मुख्य रूप से 3 परिवर्तन कर दिए गए। प्रथम, वर्ण निर्धारण का कार्य गुरुकुल आने से पूर्व किया जाने लगा। दूसरे, वर्ण निर्धारण का कार्य गुरु के स्थान पर बच्चे के पिता द्वारा किया जाने लगा। और तीसरे, वर्ण निर्धारण में गुण दोष के आधार पर मानकर सुविधा संपन्न वर्णों ने अपने स्वार्थों की सिद्धि हेतु अपने बच्चे का वर्ण अपने वर्ण के अनुसार निर्धारण करना प्रारंभ कर दिया, जिसका पालन अन्य वर्गों द्वारा भी किया जाने लगा। इस प्रकार पिता द्वारा अपने बच्चे का अपना ही वर्ण निर्धारण करने से वर्ण वंशानुगत हो गया। चूँकि प्रत्येक वर्ण के लिए व्यवसाय निर्धारित था, इसलिए मनुष्य का पद या व्यवसाय भी वंशानुगत हो गया। इसके अतिरिक्त वर्ण निर्धारण का आधार योग्यता, उपयुक्तता, दक्षता एवं गुण नहीं रहा, जिसके कारण अक्षम, अयोग्य, अनुपयुक्त एवं गुणहीन व्यक्ति भी समाज के पथ प्रदर्शक ब्राह्मण एवं शासक क्षत्रिय होने लगे और शूद्र एवं वैश्य वर्ण की योग, गुणवान एवं बुद्धिमान संतान के व्यक्ति शूद्र एवं वैश्य वर्ण में ही बने रहे। इस प्रकार इस तीसरे चरण में गुण एवं योग्यता के आधार पर वैदिक समाज की वर्ण व्यवस्था जन्मजात जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई और इस जाति व्यवस्था में योग्यता,
उपयुक्तता, क्षमता, दक्षता एवं गुण के आधार पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से वर्ण का निर्धारण न होने पर हिंदू समाज में नैतिकता, सामाजिकता एवं निस्वार्थता का पूर्व की भांति कोई स्थान नहीं रहा तथा हिंदू समाज में धीरे धीरे अनैतिक, असामाजिक एवं अमानवीय विचारधाराओं के आधार पर विकसित होने लगा। कालांतर में ये जाति व्यवस्था की विचारधाराएं हिंदू समाज में स्थायी रूप से व्याप्त हो गई तथा जाति के आधार पर आपस में रोटी बेटी के संबंध स्थापित हो गए। चलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं ये इसको भी विस्तार में आप तक पहुंचाऊंगा। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।